मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। बात 60-70 के दशक की है, जब गांव में बिजली का नामो निशान नहीं था। इक्का दुक्का अमीर घरों में दिए या पेट्रोमैक्स चलते थे और रात ढलते ही पूरा इलाका स्याह अंधेरे में डूब जाता था। मनोज एक पढ़ा लिखा सीधा साधा नौजवान था। काफ़ी कोशिशों के बाद उसकी सरकारी नौकरी रेलवे में बतौर सिग्नल मैन लगी थी। नौकरी की खुशी तो थी, लेकिन उसकी तैनाती उसके घर से करीब 150-200 किलोमीटर दूर एक बेहद वीरान जंगल से घिरे एक छोटे से गांव के रेलवे स्टेशन पर हुई थी। जब मनोज अपना भारी बैग टांगे उस छोटे से गुमनाम स्टेशन पर पहुंचा, तो वहां सन्नाटा चीख रहा था। स्टेशन के नाम पर वो बस एक छोटा सा लकड़ी और ईंटों का केबिन था, जिसके पीछे घना पुराना जंगल फैला था। केबिन में घुसते ही उसकी मुलाकात पुराने सिग्नल मैन से हुई, जो अपना सामान बांध रहा था। आइए बाबू साहब, आप ही हैं ना मनोज? पुराने सिग्नल मैन ने पसीना पोंछते हुए पूछा। जी हाँ, मैं मनोज हूँ, मनोज ने मुस्कुराते हुए साथ कहा। पुराने सिग्नल मैन ने चार्ज सौंपते हुए स्टेशन की बारीकियां समझाई, फिर अचानक अपने अपने हाथ रोके मनोज की आंखों से आंखें डालकर बेहद गंभीर आवाज में कहा, देखिए मनोज बाबू, काम तो आसान है, मगर एक बात हमेशा याद रखिएगा, रात के वक्त अगर बाहर से कोई भी आवाज़ दे तो भूल कर भी किवाड़ मत खोलिएगा। और हाँ, केबिन के जंगल वाली खिड़की तो रात होते ही बंद रखिएगा, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना पड़े। मनोज चौंक गया। उसने अचरज से पूछा, क्यों दादा, ऐसा क्या जंगल की तरफ? कोई जंगली जानवर है क्या? पुराना सिग्नल मैन काफ़ी देर तक सिर्फ फीकी मुस्कान हंस दिया। उसने बात को टालते हुए कहा, बस जो कहा वही करिएगा, तो कोई परेशानी नहीं होगी, बाकी सब ठीक है। सामने थोड़ा आगे छोटा सा बाज़ार लगता है, जो खाना पीना हो वहाँ से ले आइएगा। बाकी थोड़ी दूरी पर एक चाय की दुकान है, वहाँ राजू नाम का एक लड़का रहता है, उसे 200 दे दीजिएगा, वो आपकी देख रेख भी कर देगा और बाज़ार से सामान भी ला देगा, ठीक है ना? बस ख्याल रखिएगा अपना, और जैसा बताया वैसा कीजिएगा। इतना बोलकर पुराने सिग्नल मैन ने अपना झोला उठाया और बिना पीछे मुड़े तेज कदमों से स्टेशन से बाहर निकल गया। उसकी हड़बड़ाहट देखकर मनोज के मन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। दोपहर ढल रहे थे। मनोज थोड़ा तरोताज़ा होने के लिए पास की चाय की दुकान पर गया। दुकानदार बुजुर्ग ने मनोज को देखते ही पहचाना। आओ बाबू साहब, नए लगते हो। जी, मैं नया सिग्नल मैन हूँ, मनोज। मनोज ने बेंच पर बैठते हुए अपना परिचय दिया। चाय का कुल्हड़ मनोज की तरफ बढ़ाते हुए बुजुर्ग का चेहरा थोड़ा बुझ गया। उसने धीरे से कहा, सब ठीक तो है बाबू साहब, मगर इस वीराने में रात के वक्त ज़रा संभल कर रहिएगा, यहाँ की रातें बहुत लंबी और भारी होती है। मनोज ने फिर वही सवाल पूछना चाहा, लेकिन बुजुर्ग की आंखों का डर देखकर चुप रह गया। और फिर उसने पूछा, दादा, राजू कहाँ है? पुराने सिग्नल मैन ने उसका नाम लिया था। राजू जरा काम से बाहर सामान लेने बाजार गया है बाबू, आएगा तो भेज दूंगा आपके पास, कोई ज़रूरत हो तो बेझिझक बुला लीजिएगा। मनोज चाय पीकर वापस अपने केबिन में लौट आया। सूरज ढल चुका था और धीरे धीरे अंधेरे ने पुराने स्टेशन को अपनी आगोश में ले लिया था। रात की ड्यूटी शुरू हो चुकी थी। केबिन में लालटेन की पीली रोशनी, कांपती रोशनी फैली हुई थी। बैठे बैठे रात के 11 बज गए। दूर से छुक छुक करती रात की आखिरी पैसेंजर ट्रेन आई। सिग्नल हरा हुआ और ट्रेन अंधेरे को चीरती हुई गुजर गई। इसके बाद सन्नाटा और भी भयानक हो गया। दिन भर की थकान और सन्नाटे के असर से मनोज की आंखें भारी होने लगी। कुर्सी पर टेक लगाए लगाए कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। अचानक उसकी नींद खुली।
केबिन का तापमान बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। मनोज ने थरथराते हुए अपनी घड़ी देखी। रात के 1:30 बज रहे थे। तभी घने अंधेरे को चीरती हुई एक आवाज आई। दूर गांव की तरफ से शहनाई बजने की आवाज आ रही थी, जैसे कहीं शादी हो रही हो। लेकिन उस सुरीली शहनाई के बीच एक दर्दनाक रोती हुई लड़की की आवाज खुल रही थी। आवाज धीरे धीरे केबिन के दरवाजे के पास आने लगी। दरवाजा खोलो, कोई है? दरवाजा खोलो, मैं बहुत मुसीबत में हूं, मुझे मदद चाहिए। वो आवाज़ इतनी मासूम, इतनी दर्द भरी और सम्मोहक थी कि मनोज का कलेजा पसीज गया। पुराने सिग्नल मैन ने चेतावनी दी थी, चाय वाले की हिदायत, सब कुछ उस लड़की की दर्द भरी पुकार के आगे धुंधला हो गया। मनोज से रहा नहीं गया। उसने कांपते हाथों से चादर अपने शरीर पर लपेटी, भारी टॉर्च उठाई और खिड़की से बाहर झांके बिना सीधे दरवाजे का कुंडा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। बाहर घना कोहरा फैला हुआ था। अंधेरा इतना गाढ़ा था कि टॉर्च की रोशनी भी कहीं दूर पर दम तोड़ रही थी। गले में सूखा थूक निगलते हुए मनोज बाहर निकला। ठंड इतनी सख्त थी कि उसके हाथ पैर जमने लगे थे। कौन है? कौन है वहाँ? मनोज ने टॉर्च चमकाते हुए आवाज़ दी। कोई जवाब नहीं आया। शहनाई की आवाज़ बंद हो चुकी थी, सिर्फ सन्नाटे की सनसनाहट थी। मनोज ने टॉर्च की पीली बीम को इधर उधर घुमाया, कुछ नहीं दिखा। लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी जंगल की तरफ जाने वाली रेल की पटरियों पर मारी, उसका दिल धक सा रह गया। पटरी के बिल्कुल बीचों बीच कोहरे के धुंधलके में एक लड़की पीट करके लाल जोड़े में खड़े थे। उसके लंबे काले बाल हवा में तैर रहे थे। मनोज धीरे धीरे डरते डरते उस लड़की की ओर बढ़ा। सुनिए, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? इतनी ठंड में क्या बात है? मनोज ने कांपती आवाज में पूछा। जैसे ही मनोज के शब्द हवा में गूंजे, वो लड़की अचानक एक झटके से पूरी की पूरी मनोज की ओर घूमी और जो मनोज ने देखा उससे उसकी आत्मा को झंझोड़ दिया। वो कोई इंसान नहीं थे, वो एक विभत्स भयानक चुड़ैल थे। उसका चेहरा झुलसा और जगह जगह से कटा हुआ था, जहाँ से गाढ़ा खून बह रहा था। उसकी आंखें अपने कटोरे से बाहर निकलकर गालों पर लटक रहे थे। उसका मुंह कान तक चिरा हुआ था, जिससे एक खौफनाक सिसकी निकल रहे थे। मनोज का खून जम गया, गले से चीख नहीं निकल पाई। उसका शरीर थर थर कांपने लगा। टॉर्च हाथ से छूट कर गिर गई और खौफ के उस चरम एहसास के साथ मनोज की आंखों के आगे घोर अंधेरा छा गया। वो पटरियों पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मनोज की आंखें खुली तो सूरज की हल्की किरणें केबिन की खिड़की से अंदर आ रहे थे। वो अपने केबिन के तख्त पर लेटा हुआ था। उसके सिर में भयानक दर्द था। उसके सामने 2-3 गांव वाले खड़े थे और उनके बीच एक छोटा लड़का भी था। वो राजू था। बाबू साहब, आप ठीक तो हैं? राजू ने घबराते हुए मनोज के माथे पर गीला कपड़ा रखा। मनोज ने बदहवास होकर चारों तरफ देखा। मैं यहाँ कैसे? वो पटरियों पर? राजू ने दुखी मन से सिर झुका लिया और बोला, हम जानते हैं बाबू साहब आपके साथ क्या हुआ। सुबह जब मैं और गांव वाले स्टेशन की तरफ आ रहे थे तो आप जंगल की पटरियों पर बेहोश गिरे मिले थे। आपकी हालत देखकर हम समझ गए थे कि आपने रात को उसका सामना किया है। मनोज ने कांपते हुए पूछा, कौन थी वो? क्या भला थी वो? गांव के एक बुजुर्ग ने आह भरते हुए बताना शुरू किया। बाबू साहब, ये कहानी खौफ की कम और दर्द की ज़्यादा है। आज से कुछ साल पहले इसी गांव की एक सीधी सादी लड़की की शादी होने वाली थी, लेकिन वो इस शादी से खुश नहीं थी। उसके घर वाले उसकी मर्जी के खिलाफ ज़बरदस्ती उसकी शादी एक अधेड़ उम्र के जालिम इंसान से करा रहे थे।
बुजुर्ग की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने आगे कहा, शादी की रात जब गांव में शहनाइयाँ बज रही थी, वो बेचारी दुल्हन के जोड़े में ही मंडप से भाग निकली। मदद के लिए वो चीखती रही, गांव वाले के दरवाजे खटखटाते रहे, पर दुनिया के डर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। बदहवास होकर वो इसी जंगल वाली रेल की पटरी की तरफ भागी और सामने से आती ट्रेन के आगे कूदकर उसने खुदकुशी कर ली। राजू ने पूरी बात की। तब से बाबू साहब, उसकी दुखियारी आत्मा इसी पटरी के आसपास भटकती है। वो रात में मदद मांगती है, शहनाई की आवाज़ गूंजती है, लेकिन आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो बस उस दर्द को बार बार जीती है जो उस रात उसने सहा था। जो भी दरवाज़ा खोलता है वो उसे अपना भयावह रूप दिखाकर यह एहसास कराती है कि उस रात इंसानियत कितनी खौफनाक हो गई थी। मनोज शांत बैठकर बस राजू और गांव वालों की बातें सुनता रहा। उसका डर अब एक गहरे दर्द और हमदर्दी में बदल चुका था। उसने खिड़की से बाहर उस सुनसान रेल की पटरी की ओर देखा। धूप खिली हुई थी, लेकिन मनोज को लगा कि उस पटरी पर अब भी एक लाल जोड़े वाली दुल्हन खड़ी है। किसी शैतान की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी अभागन की तरह जो आज भी उस रात बंद हुए दरवाज़ों के पीछे अपनी इंसानियत ढूंढ रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं मिलूँगा आपसे किसी और कहानी के साथ।